Hello, dear teachers and learners. I hope you all are doing great. I'm back with another UPTET 2022 PYQ solutions. This time I am doing EVS questions. इससे पहले भी मैंने एक वीडियो में CDP के questions डिस्कस किए हैं, so do check it out. Now, without wasting any further time, let's start. So our first question is, most biodiversity is found in, and our options are Flowers Valley, Dorang Valley, Silent Valley, Surma Valley. So इसका आंसर हो जाएगा Silent Valley. Wait. सो इसका आंसर हो जाएगा साइलेंट वैली. नाउ साइलेंट वैली आपका कहाँ पे है? केरला में है. केरला में है. एंड केरला में स्पेसिफिकली कहाँ पर? वेस्टर्न घाट्स पे. वेस्टर्न घाट्स में ये वैली सिचुएटेड है. और इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं कि यहाँ से कुंथी पूजा रिवर फ्लो करती है. ठीक है. और इसी रिवर पे एक हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी पावर प्लांट बनाने जा रहे थे, गवर्नमेंट बनाने जा रही थी. तो उसके अगेंस्ट जो मूवमेंट स्टार्ट हुआ था तो उसको नाम दिया था साइलेंट वैली मूवमेंट. ठीक है. साइलेंट वैली मूवमेंट ये किसके अगेंस्ट था? ये था आपके हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट के अगेंस्ट. क्योंकि जब भी कोई पावर प्लांट कहीं पे इस्टेब्लिश होता है तो उसकी वजह से वहाँ की बायोडाइवर्सिटी को बहुत ज़्यादा लॉस होता है. सो हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी पावर प्लांट. और इसके बारे में और क्या ख़ास बात है कि यहाँ पर आपका इंडेंजर्ड लायन टेल्ड मकैक मिलता है. ये क्या है? एक टाइप का आप मंकी कह सकते हैं. सो ये स्पेसिफिकली यहीं पर मिलता है और ये अब काफ़ी इंडेंजर्ड हो चुका है. ठीक है. सो दिस इज़ ऑल अबाउट. और इसका आंसर हमारा क्या हो जाएगा? साइलेंट वैली. ठीक है. नेक्स्ट इज व्हाट इज़ नॉट ट्रू फॉर LPG. नाउ LPG का फुल फॉर्म क्या है? लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस. ठीक है. आप सबको पता होगा कि यही LPG जो हमारे घरों में डोमेस्टिक होम सिलेंडर्स जो हम यूज़ करते हैं ये उसमें यही यूज़ होता है. तो इसके बारे में क्या ट्रू नहीं है? क्या ये क्लीन फ्यूल है? येस, टोटली क्लीन फ्यूल है. क्योंकि हम अपने घरों में देख सकते हैं जब भी हम अपना गैस ऑन करते हैं तो उसमें से कोई भी ना तो स्मोक निकलता है ना ही कोई सूट निकलता है. सूट मतलब वो जो काला काला राख जैसा जो सब्सटेंस होता है. बर्न विद ब्लू फ्लेम. येस, यू ऑल नो कि वो हमारा जो गैस सिलेंडर है वो ब्लू फ्लेम के साथ बर्न होता है. हाई कैलोरीफिक वैल्यू. कैलोरीफिक वैल्यू क्या होती है कि किसी भी कोई भी फ्यूल की हीट और लाइट देने की कैपेसिटी, कि वो कितने अच्छे से हीट और लाइट दे सकता है. हीट लाइट गिविंग कैपेसिटी वी कैन से ऑफ अ फ्यूल. कैपेसिटी ऑफ अ फ्यूल. तो हमें पता है कि LPG जो है वो अच्छा खासा बहुत ही अच्छी क्वांटिटी में हीट भी देता है और लाइट तो वी डोंट नीड इट फॉर लाइट दैट मच. तो जो उसका काम है वो तो वो फुलफिल कर ही है. ठीक है. इसका आंसर क्या हो जाएगा? मीथेन एमिटिंग. मीथेन क्या होता है? एक हमारी टॉक्सिक गैस होती है जो कि स्पेसिफिकली व्हीकल से एमिट होती है. तो हमारे घरों में अगर ये LPG हम क्यों यूज़ करते हैं? बिकॉज इट इज़ अ क्लीन फ्यूल और ये मीथेन एमिट नहीं करता है. सो इट विल बी अवर आंसर. ओके. Now the components of the ecosystem are, next question, the components of the ecosystem are प्लांट्स एंड एनिमल्स. ठीक है, ये तो है ही. प्रोड्यूसर्स, कंज्यूमर्स एंड डिकम्पोजर्स. करेक्ट, ये भी है. प्रोड्यूसर्स एंड कंज्यूमर्स. ठीक है, इन्होंने डिकम्पोजर्स को छोड़ दिया बट वी कैन ऑल्सो से बायोटिक एंड एबायोटिक सब्सटेंसेज. येस, दिस इज अवर आंसर. ये हमारा परफेक्ट आंसर है क्योंकि ये जितने भी हमारे ये सारे के सारे कॉम्पोनेंट्स हैं ये सब इसमें आ जाते हैं. नाउ व्हाट आर बायोटिक एंड एबायोटिक कॉम्पोनेंट्स? बायोटिक कॉम्पोनेंट्स क्या होते हैं? जो लिविंग थिंग्स होती हैं. जितने भी हमारे इन्वायरमेंट में लिविंग बीइंग्स हैं, चाहे वो प्लांट्स हों, एनिमल्स हों, बैक्टीरिया, वट एवर इज़ लिविंग, जो भी ब्रीथ करते हैं उनको हम लिविंग बोलते हैं. तो वो जितने भी हमारे लिविंग बीइंग्स हैं उनको हम किस कंपोनेंट में लेते हैं? बायोटिक में. और एबायोटिक कंपोनेंट्स क्या होते हैं? अब हमारा इन्वायरमेंट जो है वो सिर्फ और सिर्फ बायोटिक कंपोनेंट्स का तो बना नहीं है. हमारे इन्वायरमेंट में सनलाइट भी है, वाटर भी है, विंड भी है. लेकिन ये सब की सब क्या है? ये सब लिविंग तो नहीं है, ये सब की सब नॉन लिविंग है ना. तो नॉन लिविंग जितने भी नॉन लिविंग कंपोनेंट्स होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं? एबायोटिक. तो हमारे कंपोनेंट्स क्या होते हैं इकोसिस्टम के? बायोटिक एंड एबायोटिक. ओके, आई होप दैट्स क्लियर. ओके, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न इज. ना, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न आपको पता होगा कि हमारा जो अर्थ है,
अर्थ से हमारे दो ट्रॉपिक्स जाते हैं, एक होता है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, एक होता है ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, है ना। तो हमारा ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न क्या है, जो देखिए आपको पता है कि हमारा जो ऊपर वाला पार्ट है इसको हम क्या बोलते हैं, नॉर्थ पोल, और जो नीचे वाला पार्ट है इसको हम बोलते हैं साउथ पोल। तो ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न साउथ से ही जाता है, साउथ की साइड होता है, और ये कितने डिग्रीज पर होता है, 23.5 डिग्री साउथ। साउथ क्यों, क्योंकि ये साउथ डायरेक्शन है। और वहीं हमारा ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो है, यहाँ पे लिख देती हूँ मैं कैप्रिकॉर्न, और जो हमारा ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है वो कहाँ से जाता है, उसका एंगल तो सेम रहता है, बट क्योंकि ये नॉर्थ डायरेक्शन में तो 23.5 डिग्री नॉर्थ। तो ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न कहाँ पर है, 23.5 डिग्री साउथ। देखिए यहाँ पे 23.5 डिग्री लिखा हुआ है, बट यहाँ पे डायरेक्शन नहीं है मेंशन, तो हम ये ऑप्शन तो नहीं चूज़ कर सकते, है ना। 23 डिग्री नहीं होता है, 23.5 डिग्री होता है। 23.5 डिग्री नॉर्थ, ये क्या है हमारा ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। ओके, आई होप दैट्स क्लियर। हु कॉइंड द टर्म इकोसिस्टम, इकोसिस्टम टर्म किसने दिया था, डॉक्टर A.G. टेंसली ने। ये तो सिर्फ वन वर्ड आंसर है, इसमें कुछ समझाने जैसा है नहीं, सो अवर आंसर विल बी A.G. टेंसली। अच्छा, डॉक्टर ओडम का भी नाम काफ़ी इकोसिस्टम से रिलेट किया जाता है, क्योंकि इन्होंने पॉपुलराइज किया था, पॉपुलराइज्ड इकोसिस्टम या इकोलॉजी, ठीक है। इन्होंने पॉपुलराइज़ किया था इसके बारे में काफ़ी स्टडीज एंड ऑल करके। ओके, नाउ द प्रॉब्लम, नेक्स्ट क्वेश्चन, द प्रॉब्लम ऑफ वाटर पोल्यूशन विद आर्सेनिक इज़ मैक्सिमम इन। आर्सेनिक क्या है, एक हमारा एलिमेंट होता है जो कि काफ़ी ज़्यादा पॉइजनस होता है अगर उसको हम अगर वो ह्यूमन बॉडी में या किसी भी ऑर्गेनिज्म की बॉडी में चला जाए। और ये सबसे ज़्यादा कहाँ पर पाया जाता है, वेस्ट बंगाल में। ऑल्दो उत्तर प्रदेश के भी कुछ जो बॉर्डर के एरियाज़ हैं वहाँ पे आर्सेनिक मिक्स्ड वाटर मिलता है, बट जो सबसे ज़्यादा है वो कहाँ पर है, वेस्ट बंगाल में। आर्सेनिक की वजह से क्या क्या प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, ये हम देख सकते हैं यहाँ पे। स्किन लीजियंस, स्किन लीजियंस यानी कि घाव, चमड़ियों पर, चमड़ी जो होती है हमारी हाथ की, पैर की या फिर हमारे बॉडी की, उसके ऊपर घाव बनने लगते हैं। और क्या हो जाता है, इसकी वजह से कैंसर भी हो सकता है, ठीक है। और लिवर को ये काफ़ी ज़्यादा अफेक्ट करता है, क्योंकि जो भी हम खाते पीते हैं उसका मेटाबॉलिज्म लिवर में ही होता है, सो ये लिवर को भी काफ़ी अफेक्ट करता है, ठीक है। और इसकी वजह से जो चमड़ी होती है वो थिक हो जाती है, थिक स्किन, जिसको कि इस कंडीशन को क्या बोलते हैं, केराटोसिस। ओके, सो ये सारी की सारी प्रॉब्लम्स हमारे आर्सेनिक इंटेक से होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, डेक्कन ऑफ द वेस्टर्न घाट्स इन इंडिया इज़ ड्रायर बिकॉज ऑफ। कि हमारे जो वेस्टर्न घाट्स का जो डेक्कन, डेक्कन का मतलब क्या होता है, साउथ, सदर्न पार्ट, दक्षिण से ही वर्ड बना है डेक्कन। सो वेस्टर्न घाट्स की जो सदर्न पार्ट्स हैं, जो डेक्कन पार्ट हैं, वो ड्राई क्यों है, क्योंकि रेन शेडो इफेक्ट की वजह से। रेन शेडो इफेक्ट क्या होता है, कोई भी जब पीस ऑफ लैंड होता है वो डेजर्ट की तरह बन जाता है, क्यों, क्योंकि ब्लॉकेज ऑफ मॉइस्चर टेकन विंड्स, जो भी हमारे विंड जो मॉइस्चर लेकर के आती है। अब लाइक सपोज़ करिए कि कोई एक ऐसी पहाड़ी है, ठीक है, ये पहाड़ है और ये इसका आगे वाला पार्ट है, ठीक है। तो सपोज़ यहाँ से जब जो भी विंड आ रही है मॉइस्चर लेकर के, तो वो क्या करेगी, वो इन बादलों से टकराएगी, वो यहीं पे रुक जाएगी, सॉरी इन पहाड़ों से टकराएगी, और यहीं पे जो भी मॉइस्चर लेकर के आई है, जो भी उसका रेन वाटर है, वो यहीं पे छोड़ देगी। तो इसलिए जो इसके पीछे वाला साइड होता है, ये वाला साइड, ये क्या हो जाता है, ये ड्राई हो जाता है, क्योंकि वहाँ तक मॉइस्चर लेडन विंड जा ही नहीं पा रही है। सो इसी को क्या बोलते हैं, रेन शेडो इफेक्ट। तो वेस्टर्न घाट्स का जो डेक्कन पार्ट है वो भी इसी वजह से क्यों है, ड्राई है। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, द वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट वॉज पास्ड इन। हमारी कंट्री ने काफ़ी सारे प्रोजेक्ट्स लॉन्च किए थे और प्रोटेक्शन एक्ट्स भी लॉन्च किए हैं, जिसकी ईयर्स लर्न करने काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, क्योंकि वो काफ़ी सारे एग्जाम से पूछा जाता है। तो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट हमारा कब पास हुआ था, ये हमारा पास हुआ था 1972 में। ओके, यहाँ पर हमें कुछ और एक्ट्स को लर्न करने की ज़रूरत हो जाती है, जो कि काफ़ी ज़्यादा पूछा जाता है। हमारा वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन तो हो ही गया, वाइल्ड लाइफ एक्ट कब पास हुआ था, हमने क्वेश्चन में कर लिया 1972, ठीक है। उसके बाद जो नेक्स्ट हमारा इंपॉर्टेंट हो जाता है वो है वाटर एक्ट। वाटर एक्ट ये हमारा कब लॉन्च हुआ था, 1974 में। ओके, फिर हमारा नेक्स्ट है एयर पोल्यूशन एक्ट। एयर पोल्यूशन एक्ट ये कब लॉन्च हुआ था, 1981 में। नॉट लॉन्च, पास हुआ था
और फिर हमारा आता है एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन एक्ट। ये कब लॉन्च हुआ था? 1986 में। अच्छा, एक और चीज़ इम्पोर्टेंट है, एयर पोल्यूशन एक्ट में ही 1981 में जो इन्होंने जो चीज़ें इंक्लूड की थी वो तो वही सारी थी, स्मोक, डस्ट एंड ऑल, लेकिन एयर पोल्यूशन एक्ट में 1986 में नॉइज़ को भी इंक्लूड किया गया था कि जो नॉइज़ है उसकी वजह से भी एयर पोल्यूशन होता है। तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि 1986 में नॉइज़ को इंक्लूड किया था एयर पोल्यूशन एक्ट में, ठीक है, उसमें अमेंडमेंट ला करके। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन 129, सोलर रेडिएशन पर यूनिट एरिया रिसीव्ड एट द आउटर लिमिट ऑफ एटमॉस्फेयर इज़ नोन एज, इसका आंसर क्या हो जाएगा? इंसोलेशन, ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं? सोलर रेडिएशन पर यूनिट एरिया रिसीव्ड एट द आउटर लिमिट ऑफ एटमॉस्फेयर, तो ये क्या हो जाता है हमारा? इंसोलेशन। ये क्या है? हमारा मेन सोर्स ऑफ हीट एंड लाइट ऑन अर्थ, ठीक है। इसको आप, ये वन लाइनर है तो इसको आप ऐसे ही लर्न कर सकते हैं। नेक्स्ट है फंडामेंटल ड्यूटीज़ आर अडॉप्टेड फ्रॉम विच कंट्रीज़ कॉन्स्टिट्यूशन। ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इससे भी काफ़ी सारे क्वेश्चंस बनते हैं कि जो भी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में जितनी भी चीज़ें हैं वो हमने अलग अलग कंट्रीज़ के कॉन्स्टिट्यूशन से उठाई हुई हैं, तो मतलब ली हुई हैं, उनसे हमने इंस्पायर किया हुआ है। तो जो हमारी फंडामेंटल ड्यूटीज़ हैं ये किससे इंस्पायर्ड थी? ये थी आपकी इंस्पायर्ड यूएसएसआर से। यूएसएसआर आपको पता होगा, इसका फुल फॉर्म है यूनियन ऑफ सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक्स, इसको सोवियत संघ भी बोल देते हैं, और आज के टाइम में ये क्या है? ये रशिया है। इसका नाम पहले यूनियन ऑफ सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक्स हुआ करता था। फंडामेंटल ड्यूटीज़ किससे ली हैं हमने? यूएसएसआर से, यानी कि आज के प्रेजेंट टाइम के रशिया से। अच्छा, जर्मनी से हमने क्या लिया हुआ है? जर्मनी से हमने लिया है सस्पेंशन ऑफ राइट्स, फंडामेंटल राइट्स ड्यूरिंग इन एमरजेंसी। जब इमरजेंसी लगती है तो उस टाइम राइट टू लाइफ के अलावा बाकी के सारे फंडामेंटल राइट्स होल्ड पे रख दिए जाते हैं, उसको सस्पेंड कर दिया जाता है, ठीक है। सिर्फ और सिर्फ राइट टू लाइफ आपका एट दैट टाइम चलता है। फिर यूएसए से हमने क्या लिया हुआ है? यूएसए से हमने लिए हैं फंडामेंटल राइट्स, कंफ्यूज नहीं होना है। फंडामेंटल ड्यूटीज़ किससे ली हैं? यूएसएसआर से, और फंडामेंटल राइट्स किससे लिए हैं? यूएसए से, ठीक है। फंडामेंटल राइट्स, प्रीएम्बल, जो हमारा प्रीएम्बल है, वी द पीपल ऑफ इंडिया, ठीक है, और जुडिशियल रिव्यू, ये सारी चीज़ें हमने किससे ली हैं? यूएसए से, ठीक है। और यूनाइटेड किंगडम से हमने क्या लिया हुआ है? सिंगल सिटीजनशिप। देखिए, हमारा जो कंट्री है वो भी एक टाइप का क्या है? यूनियन ही है। अलग अलग स्टेट्स ने साथ में मिल करके एक यूनियन बनाया हुआ है, लेकिन क्या हमारे पास दो दो सिटीजनशिप होती है कि हम, लाइक मैं यूपी की रेजिडेंट हूँ, तो क्या मेरे पास एक यूपी की अलग सिटीजनशिप है और इंडिया की अलग सिटीजनशिप है? नहीं। जबकि ऐसा यूएसए में होता है। यूएसए के जितने भी उनके स्टेट्स हैं उनकी दो दो अलग अलग सिटीजनशिप्स होती हैं, एक उनके स्टेट की होती है और एक उनके कंट्री की होती है। लेकिन यूनाइटेड किंगडम से हमने ये चीज़ ली है कि सिंगल सिटीजनशिप होती है हर सिटीज़न की, ठीक है। और पार्लियामेंट्री टाइप ऑफ गवर्नमेंट, जो हमारी गवर्नमेंट होगी वो कौन से टाइप की होगी? पार्लियामेंट्री टाइप की होगी, पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन अ फूड चेन ऑफ ग्रासलैंड इकोसिस्टम द टॉप कंज्यूमर्स आर। कंज्यूमर्स कौन होते हैं? बेसिकली कंज्यूमर्स वो होते हैं जो दूसरों को कंज्यूम करते हैं, ये हम इस वर्ड से भी समझ सकते हैं। तो कंज्यूमर्स कौन होंगे? हर्बीवोरस होंगे नहीं, इधर कार्निवोरस और हर्बीवोरस नहीं। हर्बीवोरस तो क्या करते हैं? सिर्फ और सिर्फ प्लांट्स को खाते हैं, तो हम कंज्यूमर्स उनको कहते हैं जो किसी को भी खा सकते हैं। बैक्टीरिया भी नहीं होगा, बैक्टीरिया क्या है? एक डिकम्पोजर है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा बेस्ट ऑप्शन क्या हो जाता है? कार्निवोरस। कार्निवोरस क्या होते हैं? हमारे कंज्यूमर्स होते हैं। फिर नेक्स्ट है 132 क्वेश्चन, द मेन एटमॉस्फेरिक लेयर नियर द सरफेस ऑफ अर्थ इज़। हमारा जो सबसे नियरेस्ट होता है अर्थ के सरफेस पे, वो कौन सा होता है? वो होता है ट्रोपोस्फेयर। जो हमारी अर्थ है, अर्थ का जो एटमॉस्फेयर है उसको हमने अलग अलग उसमें डिवाइड किया हुआ है, लेयर्स में डिवाइड किया हुआ है। जो हमारी अर्थ है इसके आसपास जो एटमॉस्फेयर है,
ठीक है, इसको हमने अलग अलग लेयर्स में डिवाइड किया हुआ है। तो सबसे नियरेस्ट जो अर्थ, ये अर्थ की सरफेस है, तो इसके नियरेस्ट जो होगा ये वाला पार्ट, इसको हमने क्या नाम दिया है, ट्रोपोस्फियर। नाउ हमारे जो कौन कौन से 5 लेयर्स हैं अर्थ की, फर्स्ट है ट्रोपोस्फियर, और हर लेयर की एक अपनी अपनी अलग कैरेक्टरिस्टिक भी है। लाइक जो हमारा फर्स्ट लेयर है ट्रोपोस्फियर, यहाँ पे सबसे इम्पॉर्टेंट जो चीज़ होती है वो क्या होती है, जितने भी वेदर चेंजेस हैं, वेदर चेंजेस ये कहाँ पे होते हैं, ट्रोपोस्फियर में। फिर हमारा जो नेक्स्ट लेयर है वो है स्ट्रेटोस्फियर। स्ट्रेटोस्फियर यहाँ पर क्या है, मेन यहाँ पर ओजोन पाई जाती है। जो हमारी ओजोन लेयर है वो कौन से लेयर में है, वो कौन से स्फीयर में है, स्ट्रेटोस्फियर में। ठीक है, 1 मिनट में इसको इरेज कर देती हूँ, थोड़ा स्पेस मिल जाएगा। हाँ, और जो हमारा थर्ड लेयर है, थर्ड लेयर ये कौन सा है, ये है मीजोस्फियर। ठीक है, मीजोस्फियर में क्या होता है इम्पोर्टेंट, यहाँ पर मीटियोर्स बर्न होते हैं। जितने भी हमारे बाहर से यूनिवर्स से और बाहर आउटर गैलेक्सी से जो भी मीटियोर्स आते हैं वो अर्थ के एटमॉस्फेयर में आने से पहले इतना ज़्यादा उनके अंदर फ्रिक्शन होता है कि वो ऑलरेडी बर्न हो जाते हैं। और ये स्पेसिफिकली कौन से स्फीयर में होते हैं, एम फॉर मीटियोर्स एंड एम फॉर मीजोस्फियर। ठीक है, फिर फोर्थ हमारा है थर्मोस्फियर। इसी में हमारा किसी कभी कहीं कहीं पर किसी बुक में या किसी टीचर के द्वारा इस थर्मोस्फियर का ही एक पार्ट है आयनोस्फियर। तो कुछ बुक्स में इसको भी एक अलग लेयर माना गया है। आयनोस्फियर में क्या होता है, ऑरोराज। अगर ये क्वेश्चन आता है ऑरोरा कौन से स्फीयर में होता है, तो आयनोस्फियर में होता है। ऑरोरा आई थिंक आपको पता होगा कि जो भी आई थिंक हमारे पोल्स पर होता है, और ये अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड की वजह से जो आसमान में ग्रीन और रेड और ब्लू कलर की लाइटिंग दिखने लगती है, तो उसको क्या बोलते हैं, ऑरोरा। ठीक है, और जो हमारा फिफ्थ लेयर है फाइनल एंड लास्ट, वो है एग्जोस्फियर। ये बिल्कुल सबसे आउटर लेयर है, मोस्ट आउटर लेयर, और ये अर्थ का एटमॉस्फेयर और जो यूनिवर्स है उसके बीच का एक ट्रांजिशन जोन है। और जो हमारे सैटेलाइट्स हैं जो अर्थ का चक्कर लगाती हैं, वो कौन से लेयर में लगाती हैं, एग्जोस्फियर में। ठीक है, तो ये था हमारा एटमॉस्फेयर के बारे में सब सारी इन्फॉर्मेशन। नाउ अवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज द बायोडाइवर्सिटी एक्ट वॉज पास्ड बाय द इंडियन पार्लियामेंट इन। तो बायोडाइवर्सिटी एक्ट कब पास हुआ था, 11 दिसंबर 2002 में। ये आपका सिंपल 1 लाइनर है, तो आप इसको एज इट इज़ लर्न कर सकते हैं। ठीक है, विच ऑफ द नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस इज इको फ्रेंडली। इको फ्रेंडली का मतलब होता है कि जो हमारे इन्वायरमेंट को या फिर जो हमारे जो सराउंडिंग्स हैं उनको नुकसान ना पहुंचाए, बिना नुकसान पहुंचाए ही कौन सी फार्मिंग की जाती है, कौन सा एग्रीकल्चर प्रैक्टिस है। फर्स्ट है शिफ्टिंग कल्टिवेशन, इसको झूम कल्टिवेशन भी कहते हैं। झूम कल्टिवेशन ये मोस्टली नॉर्थ ईस्ट के एरियाज़ में फॉलो की जाती है। इसको और क्या बोलते हैं, स्लैश एंड बर्न भी कहते हैं। स्लैश एंड बर्न, स्लैश एंड बर्न का मतलब क्या है, जो भी हमने क्रॉप उगाया या फिर जो भी हमने प्लांट उगाया उसको स्लैश किया, स्लैश का मतलब कट किया, और फिर उसको वहीं के वहीं बर्न कर दिया। तो ये इको फ्रेंडली तो नहीं है, क्योंकि बर्निंग की वजह से काफ़ी ज़्यादा क्या होता है, इवन आपने देखा होगा जो दिवाली के टाइम पे या फिर जब हार्वेस्टिंग हो जाती है, तो पंजाब के एरियाज़ में भी वो लोग यही कल्टीवेशन फॉलो करते हैं। तो इसकी वजह से क्या होता है, बहुत ज़्यादा एयर पोल्यूशन फैल जाता है, और उस टाइम पे जो उसके आसपास के एरियाज़ हैं, इवन दिल्ली तक उसका स्मोक आ जाता है। तो ये इको फ्रेंडली तो बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, फिर कल्टीवेशन ऑफ हाई यील्डिंग वैराइटीज़, ऑल्सो ये है मतलब इको फ्रेंडली तो इसको कह सकते हैं, बट स्टिल इसमें ये काफ़ी ज़्यादा डिमांडिंग होता है फार्मर्स के लिए, तो इसलिए इसको हम इको फ्रेंडली के उसमें तो नहीं रखेंगे। फिर ग्रोइंग प्लांट्स इन ग्लास हाउस, ये क्या है, ग्रीन हाउसेज जो होते हैं। ठीक है, ये भी हमारा इको फ्रेंडली नहीं है, क्योंकि इसमें भी काफ़ी ज़्यादा कैपिटल यानी कि पैसा लगता है। तो हमारा सबसे बेस्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑर्गेनिक फार्मिंग। ऑर्गेनिक फार्मिंग में क्या क्या चीज़ें यूज़ होती हैं, मैन्योर्स। ठीक है, इसमें फर्टिलाइज़र्स नहीं यूज़ होते हैं, क्योंकि फर्टिलाइज़र्स क्या होते हैं, वो कमर्शियली प्रोड्यूस होते हैं, वो नेचुरल नहीं होते हैं। तो इसमें हम नेचुरली प्रोड्यूस चीज़ें यूज़ करते हैं। मैन्योर हो गया, फिर कंपोस्ट, ठीक है, वर्मी कंपोस्ट, ये सारी चीज़ें यूज़ होती हैं। और मिनिमल यूज़ ऑफ फर्टिलाइज़र्स, मिनिमम यूज़ ऑफ फर्टिलाइज़र्स। ठीक है, तो ये क्या है, हमारे ऑर्गेनिक फार्मिंग की कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। ओके,
नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, एसिड रेन इज कंसर्न विद प्रेजेंस ऑफ, एसिड रेन जो होती है वो किसकी वजह से होती है, कौन से एसिड की प्रेजेंस की वजह से। मेन जो एसिड रेन है वो मेन कौन सी एसिड्स की वजह से होती है, या फिर हम कह सकते हैं मेन कौन सी गैसेस की वजह से होती है, SO2 एंड NOx। ठीक है, ये दो गैसेस है जिनकी वजह से एसिड रेन स्पेसिफिकली होती है। तो देखिए, अब SO2 है यानी कि सल्फ्यूरिक एसिड होगा, और NO2 है यानी कि नाइट्रिक एसिड होगा। तो नाइट्रिक एसिड तो हमें दिख नहीं रहा है ऑप्शन में, तो हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, सल्फ्यूरिक एसिड। ठीक है, जब SO2 एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन से और वाटर वेपर से रिएक्ट करती है तो क्या बनाती है, H2SO4। इसी को हमने क्या बोला है, सल्फ्यूरिक एसिड। ठीक है, तो एसिड रेन किसकी वजह से होती है, सल्फ्यूरिक एसिड की वजह से। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन 136, WWF स्टैंड्स फॉर, WWF का फुल फॉर्म क्या है, वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड। ठीक है, यह भी हमारा वन लाइनर है, लेकिन वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड के बारे में आप एक चीज़ लर्न कर सकते हैं कि इसका जो हेड क्वार्टर्स है ये कहाँ पे सिचुएटेड है, ग्लैंड में है। ग्लैंड एक जगह है जो कि कहाँ पर है, स्विट्ज़रलैंड में। स्विट्ज़रलैंड में इसके हेडक्वार्टर्स प्रेजेंट है, सो दिस यू कैन लर्न। और इंडिया में इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है, इंडिया में इसका हेडक्वार्टर है दिल्ली में। ठीक है, तो ये दो पॉइंट्स आप वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड के बारे में याद कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, द वैली ऑफ फ्लावर्स इज लोकेटेड इन, वैली ऑफ फ्लावर्स, फूलों की घाटी, ये कहाँ पे सिचुएटेड है, ये आपके उत्तराखंड में सिचुएटेड है, और ये बहुत ही सुंदर होती है, तो आप इसको विजिट भी कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 138, विच ऑफ द फॉलोइंग एजेंसीज प्राइमरीली कंसर्न विद द मेजरमेंट ऑफ पॉल्यूशन इन इंडिया। तो पॉल्यूशन से रिलेटेड जितनी भी स्टडीज़ होती हैं, जितना भी रिसर्च होता है, जितना भी डेटा कलेक्ट किया जाता है, वो कौन करता है, सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड। ठीक है, CPCB, इसको शॉर्ट में क्या बोलते हैं, CPCB। ठीक है, ये क्या है, ये एक स्टैट्यूटरी ऑर्गेनाइजेशन है, यानी कि इसको स्पेशली पार्लियामेंट में एक्ट पास करके इसको इस्टेब्लिश किया गया था। स्टैट्यूटरी ऑर्गेनाइजेशन मतलब कि स्पेशल एक्ट ऑफ पार्लियामेंट। ठीक है, पार्लियामेंट में इसको स्पेशली एक एक्ट पास करके इसको इस्टेब्लिश किया गया था। सो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोटोपैक्सी इज एन एक्टिव वॉल्केनो सिचुएटेड इन। कोटोपैक्सी क्या है, एक वॉल्केनो है। वॉल्केनो आप सबको पता होगा, ज्वालामुखी। सबसे पहले तो कोटोपैक्सी है कहाँ पे सिचुएटेड, एंडीज़ में है। एंडीज़ जो कि कहाँ पर है, एक्वाडोर में। ठीक है, नाउ कमिंग बैक कि वॉल्केनोज जो होते हैं ज्वालामुखी, वो कितने टाइप्स के होते हैं, वो होते हैं मेनली 3 टाइप्स के, एक्टिव, डोरमेंट एंड एक्सटिंक्ट। ठीक है, तो सबसे पहला एक्टिव जो है वो क्या होता है, वो मतलब रह करके बीच बीच में उसमें वो फटता रहता है, उसमें से मैग्मा और लावा निकलता रहता है। तो इसका एक एग्जांपल तो हमारा हो गया कोटोपैक्सी ही क्वेश्चन में है। दूसरा एग्जांपल हो गया माउंट एटना। ठीक है, फिर आते हैं डोरमेंट वॉल्केनोज। डोरमेंट वॉल्केनोज वो होते हैं जो काफ़ी टाइम से नहीं फूटे हैं, नहीं उनमें से मैग्मा और लावा निकला है, लेकिन हाई चांसेस हैं कि आने वाले फ्यूचर में, नियर फ्यूचर में उनके अंदर से मैग्मा और लावा निकल सकता है, यानी कि वो फट सकते हैं। डोरमेंट वॉल्केनोज कौन कौन से हैं, एक तो फूजी है, माउंट फूजी, और एक येलोस्टोन। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा एक्सटिंक्ट वॉल्केनो। एक्सटिंक्ट वॉल्केनोस कौन से हैं, जो अब बिल्कुल ही जो डोरमेंट कब किसी ज़माने में हुआ करते थे, कभी वो एक्टिव हुआ करते थे, फिर वो डोरमेंट हुए और अब वो बिल्कुल ही एक्सटिंक्ट हो चुके हैं, यानी कि अब कोई भी चांस नहीं है, 0% चांस है कि वो फटेंगे और उनमें से लावा निकलेगा। इसके एग्जाम्पल्स कौन कौन से हैं, माउंट अकांकागुआ और किलिमंजारो। ये दो क्या है, हमारे एक्सटिंक्ट वॉल्केनोस के एग्जाम्पल्स हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 140, सांगपो रिवर ऑफ तिब्बत इन इंडिया इज़ नोन एज। तिब्बत में जिस रिवर को सांगपो के नाम से जाना जाता है, वो जब इंडिया में एंटर करती है तो उसको किस नाम से जाना जाता है, ब्रह्मपुत्रा। ठीक है, जो सांगपो रिवर है वो जब इंडिया में एंटर कर जाती है तो फिर उसको क्या बोलते हैं, ब्रह्मपुत्र। और ये कहाँ से एंटर करती है इंडिया में, इंडिया में ये एंटर करती है अरुणाचल प्रदेश से।
और ऑल्दो इसका नाम ब्रह्मपुत्र तो हो जाता है इंडिया में, बट जो अरुणाचल प्रदेश में जहाँ से ये एंटर करती है वहाँ के लोकल्स इसको क्या बुलाते हैं, इसको बोलते हैं दिहांग रिवर, वहाँ पर अरुणाचल प्रदेश में। ठीक है, उसके बाद आगे जो इसकी भी ट्रिब्यूटरीज हैं उनसे मिल करके फिर जब ये बन जाती है तो फिर इसको ब्रह्मपुत्र बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 141, द पोल स्टार इज, पोल स्टार कौन सा है, नॉर्थ स्टार। हम सबको ये पता होगा, हम इसको ध्रुव तारा बोलते हैं। ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहा है क्योंकि ये पहले के टाइम में किसके लिए यूज़ होता था, नेविगेशन के यूज़ होता था। क्योंकि सबको पता है कि जो पोल स्टार है वो हमेशा कौन से डायरेक्शन में रहेगा, नॉर्थ डायरेक्शन में। तो जो भी सेलर्स वगैरह होते थे और जो लोग लॉस्ट हो जाते थे तो रात के टाइम वो पोल स्टार को देख करके उन्हें नॉर्थ डायरेक्शन मिल जाती थी। तो ये नेविगेशन में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया करता था पहले। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज़, तो यहाँ पे हमसे प्रोजेक्ट टाइगर के बारे में पूछा जा रहा है। प्रोजेक्ट टाइगर कौन से ईयर में स्टार्ट हुआ था, 1973 में। ठीक है, कुछ और ये प्रोजेक्ट टाइगर एक्चुअली क्या था, ये आई थिंक सबको समझ में आ गया होगा क्योंकि टाइगर्स की पॉपुलेशन काफ़ी ज़्यादा कम हो रही थी। तो उनको बचाने के लिए और उनको सेफ गार्ड करने के लिए प्रोजेक्ट टाइगर स्टार्ट किया गया था। कुछ और एनिमल्स के लिए प्रोजेक्ट स्टार्ट किए गए हैं। लेट्स सी, प्रोजेक्ट टाइगर तो हमारा हो गया, टाइगर 1973 में। ठीक है, नेक्स्ट वी हैव प्रोजेक्ट हंगुल। हंगुल क्या एक टाइप का डियर है। ठीक है, इसके लिए 1970 में एक्ट पास किया गया था और ये प्रोजेक्ट स्टार्ट हुआ था। फिर है प्रोजेक्ट एलिफेंट। प्रोजेक्ट एलिफेंट ये कब स्टार्ट हुआ, ये स्टार्ट हुआ 1992 में। ओके, फिर आता है प्रोजेक्ट राइनोसोरस। राइनोस की भी पॉपुलेशन काफ़ी ज़्यादा कम हो रही थी तो इनका प्रोजेक्ट कब लॉन्च हुआ था, 1987 में। ओके, प्रोजेक्ट वल्चर। गिद्धों की संख्या आज भी काफ़ी ज़्यादा कम है, जबकि इसके लिए प्रोजेक्ट कब लॉन्च हो गया था, 2006 में ही लॉन्च हुआ था। उसके बाद भी काफ़ी ज़्यादा इनकी पॉपुलेशन आज भी कम है। और स्नो लेपर्ड, स्नो लेपर्ड के लिए लेपर्ड, इनका प्रोजेक्ट कब लॉन्च हुआ था, 2009 में। ठीक है, तो ये कुछ काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हमारे प्रोजेक्ट्स हो जाते हैं, एनिमल प्रोजेक्ट्स, जिनके ईयर्स हमको लर्न करना काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ओके, नेक्स्ट 143, कान्हा नेशनल पार्क इज़ लोकेटेड इन विच इंडियन स्टेट। कान्हा नेशनल पार्क हमारे ऑलमोस्ट हर स्टेट में नेशनल पार्क सिचुएटेड है जहाँ पर एनिमल्स का कंजर्वेशन किया जाता है। ठीक है, तो कान्हा नेशनल पार्क कहाँ पर सिचुएटेड है, मध्य प्रदेश में। ठीक है, मध्य प्रदेश में ही आपका बांधवगढ़ नेशनल पार्क भी प्रेजेंट है। बांधवगढ़ नेशनल पार्क जो कि मेनली किसके लिए फेमस है, टाइगर्स के लिए। ओके, फिर तमिलनाडु में मुत्तुमलई है, मुदुमलई नेशनल पार्क। ओके, गुजरात में यू ऑल नो गिर नेशनल पार्क है। ये किसके लिए फेमस है, ये लायंस के लिए फेमस है। बांधवगढ़ टाइगर्स के लिए और गिर नेशनल पार्क लायंस के लिए। वेस्ट बंगाल में कौन सा पार्क है, वेस्ट बंगाल में आपको पता है सुंदरबंस है। सुंदरबंस में क्या पाया जाता है, वाइट बंगाल टाइगर। वाइट बंगाल टाइगर और सुंदरी ट्रीज़। सुंदरी के जो ट्रीज़ हैं क्या बनाते हैं, वो मैनग्रोव फॉरेस्ट। इन्हीं सुंदरी ट्रीज़ के नेम के ऊपर क्या पड़ा है, नाम सुंदरबंस। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, द लखनऊ पैक्ट ऑफ 1916 वॉज मेड बिटवीन। लखनऊ पैक्ट ऑफ 1916 ये किन किन के बीच हुआ था, इसका आंसर हो जाएगा कांग्रेस एंड मुस्लिम लीग। ये मेनली किन के लिए हुआ था, किस पर्पज़ के लिए हुआ था, फॉर रिप्रेजेंटेशन ऑफ माइनॉरिटीज़ इन इलेक्टोरल जो भी इलेक्शंस होते हैं उसमें माइनॉरिटीज़ का रिप्रेजेंटेशन के लिए, ऑफ माइनॉरिटीज़। ओके, आई होप दैट्स क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेयर इज़ द वाइल्ड एस सेंचुरी लोकेटेड। वाइल्ड एस यानी कि जंगली गधों का सेंचुरी कहाँ पर लोकेटेड है, तो ये कहाँ पर है, ये है गुजरात में। और गुजरात में भी स्पेसिफिकली कहाँ पर, लिटिल रन ऑफ कच्छ। लिटिल रन ऑफ कच्छ। ठीक है, तो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहाँ पर सिचुएटेड है, गुजरात में।
नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 146, कार्बन डेटिंग रेफर्स टू, कार्बन डेटिंग किसके लिए यूज़ होती है? मेजरमेंट ऑफ स्ट्रेंथ ऑफ रॉक्स, इसके लिए यूरेनियम डेटिंग यूज़ होती है, यूरेनियम। ओके, ऑल ऑफ दीज, अभी तो हमने सारे ऑप्शंस पढ़े भी नहीं है। नेक्स्ट ऑप्शन, यूज़ ऑफ कार्बन फॉर राइटिंग ऑन वाइट बोर्ड, नहीं, उसके लिए तो चौक यूज़ होता है, मार्कर यूज़ होता है, उसमें कार्बन डेटिंग का क्या रोल है। नेक्स्ट, मेजरमेंट ऑफ एज ऑफ बोन्स और मटेरियल्स इन एंशिएंट साइट्स, येस दिस इज़ अवर ऑप्शन कि कार्बन डेटिंग किसके लिए यूज़ होता है? मेजरमेंट ऑफ एज ऑफ बोन्स और मटेरियल्स इन एंशिएंट साइट्स। कार्बन डेटिंग में क्या प्रोसेस होता है? कार्बन का एक आइसोटोप जो कि C14 है, ठीक है, इसका यूज़ होता है, और इससे हम बोन्स की एज, जो भी हमारे फॉसिल्स पाए जाते हैं और जो एंशिएंट साइट्स में जितने भी मटेरियल्स हैं, ये उनकी एज को फाइंड आउट करने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 147, द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली अडॉप्टेड नेशनल एंथम ऑन, नेशनल एंथम हमारा सबको पता है जन गण मन, ये कब अडॉप्ट किया था हमारी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने? 24 जनवरी 1950, ठीक है। और हम सबको पता है नेशनल एंथम किसने कंपोज किया है? रविंद्रनाथ टैगोर। और इनको किसकी उपाधि मिली थी? गुरुजी की। इनको क्या बोलते थे? गुरुजी, ठीक है। नेशनल एंथम अडॉप्ट कब किया? 24 जनवरी 1950। सबसे पहली बार सिंग कब किया? संग फर्स्ट इन, सबसे पहली बार इसको गाया कब गया था? 1911 के कोलकाता सेशन में, कांग्रेस का जो कोलकाता सेशन हुआ था 1911 में, इसको सबसे पहले वहाँ पर गाया गया था। ओके, सो आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज 148, बायोमैग्निफिकेशन इज ऑप्शन 1, इंक्रीजिंग कंसनट्रेशन ऑफ अ टॉक्सिक सब्सटेंस इन द टिश्यूज ओवर टाइम, बिल्कुल सही, यही पहला ही ऑप्शन हमारा सही हो गया। ऑल ऑफ दीज तो होगा नहीं। टू इंक्रीज द साइज ऑफ पिक्चर यूजिंग कंप्यूटर, नहीं है तो बिल्कुल भी नहीं, इसको तो जूम कह सकते हैं। इंक्रीजिंग साइज ऑफ ऑर्गेनिज्म, ये कैसे पॉसिबल है? ठीक है, बायोमैग्निफिकेशन क्या है? इंक्रीजिंग कंसनट्रेशन ऑफ अ टॉक्सिक सब्सटेंस इन द टिश्यूज ओवर टाइम। ये हमारी क्लास 12th की बायो की बुक में काफ़ी अच्छे से इसको एक्सप्लेन किया हुआ है। एक बहुत ही अच्छा केस स्टडी दिया हुआ है कि जो हमारे बायोमैग्निफिकेशन का एक एग्जाम्पल दिया हुआ है कि जो हमारी लेक्स या फिर वाटर बॉडीज़ हैं, उसमें कुछ छोटे छोटे ऑर्गेनिजम्स पाए जाते हैं जिनको प्लैंक्टन्स बोलते हैं, ठीक है। तो उनके अंदर कोई टॉक्सिक सब्सटेंस आ गया था, इन प्लैंक्टन्स को किसने खाया? स्मॉल फिशेस ने खाया, तो वो टॉक्सिक सब्सटेंस उनके अंदर चला गया। स्मॉल फिश को फिर बिग फिश ने खाया, तो एक बिग फिश ने खाया, फिर बिग फिश को किसने खाया? बर्ड ने खाया, ठीक है। तो आप ये एक प्रोसेस देखिए, प्लैंक्टन्स, सपोज एक प्लैंक्टन के अंदर टॉक्सिक सब्सटेंस था, लेकिन स्मॉल फिश ने खाली एक प्लैंक्टन को थोड़ी खाया होगा, उसने तो काफ़ी सारे प्लैंक्टन्स को खाया होगा। तो जो एक प्लैंक्टन के अंदर सपोज कर लीजिए कि 1% टॉक्सिक सब्सटेंस था, स्मॉल फिश ने 100 प्लैंक्टन्स को खाया, तो स्मॉल फिश के अंदर कितने टॉक्सिक सब्सटेंसेज हो गए? 100। अब एक बिग फिश है, बिग फिश खाली एक स्मॉल फिश को तो खाएगी नहीं, उसने भी सपोज कर लीजिए कि 10 स्मॉल फिश को खाया, तो फिर बिग फिश के अंदर कितने टॉक्सिक सब्सटेंसेज हो गए? 1000, ठीक है। और जो बर्ड है वो भी एक बिग फिश को तो खाएगी नहीं, उसने भी सपोज कर लीजिए एटलीस्ट 5 उसने बिग फिश को खाया होगा, तो उसके अंदर कितने हो गए? 5000 टॉक्सिक सब्सटेंसेज, 5000 हो गए। तो देखिए 1 से 5000, ठीक है। इंक्रीजिंग कंसनट्रेशन ऑफ अ टॉक्सिक सब्सटेंस ओवर टाइम, एक टॉक्सिक सब्सटेंस जो था वो एक फूड साइकिल में, फूड चेन में बढ़ते बढ़ते 1 से लेकर के 5000 तक पहुंच गया एक अलग अलग ऑर्गेनिजम्स में। तो यही क्या है? बायोमैग्निफिकेशन। और इसके लिए मेनली 2 केमिकल्स पूछे जाते हैं कि कौन कौन से 2 केमिकल सबसे ज़्यादा हाई कंसनट्रेशन में ये वाला फिनोमेना शो करते हैं। तो एक होता है हमारा मरकरी और एक होता है DDT, ठीक है। अगर ये दोनों केमिकल्स किसी ऑर्गेनिज्म की बॉडी में पहुंच गए तो ये ना तो ये एक्सक्रीट होते हैं, ना तो ये बॉडी से बाहर जाते हैं, और ना ही ये बॉडी में यूटिलाइज होते हैं, तो ये बॉडी में एज इट इज़ रह जाते हैं। और जब कोई अदर ऑर्गेनिज्म उन ऑर्गेनिजम्स को कंज्यूम करता है जिनके अंदर ये टॉक्सिक सब्सटेंस है, तो ये उनके अंदर भी चले जाते हैं, ठीक है। तो ये इनकी खास बात है, और यही दोनों जो मेन कॉम्पोनेंट्स हैं वो बायोमैग्निफिकेशन शो करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एबायोटिक कंपोनेंट ऑफ बायोस्फीयर। अभी हमने पीछे पढ़ा था एबायोटिक कौन कौन से होते हैं? जो नॉन लिविंग होते हैं, ओके। सो प्रोटीन हमारे लिविंग बींग में पाया जाता है, फॉस्फोरस भी लिविंग बींग्स में पाया जाता है, फंजाई तो है ही लिविंग बींग, लेकिन सॉइल क्या है? सॉइल नॉन लिविंग है, ठीक है।
तो ये हमारा क्या हो जाएगा, नॉट ए बायोटिक फैक्टर। प्रोटीन और फॉस्फोरस अपने आप में बायोटिक नहीं है, लेकिन वो बायोटिक फैक्टर्स, बायोटिक जो भी ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनके अंदर पाए जाते हैं, तो इसलिए हमने हमारा ऑप्शन यहाँ पे सॉइल ही होगा। ओके, नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 150। द हेड क्वार्टर ऑफ ग्रीन पीस इंटरनेशनल इज़ लोकेटेड इन। ग्रीन पीस इंटरनेशनल का हेड क्वार्टर कहाँ पर लोकेटेड है, एम्स्टर्डम में। एम्स्टर्डम कहाँ पर है, नीदरलैंड्स में। ठीक है, ये क्या है, ग्रीन पीस इंटरनेशनल एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है जो कि इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन के लिए काम करती है। ओके, सो ये कहाँ पर सिचुएटेड है, एम्स्टर्डम नीदरलैंड्स में। सो दैट वाज ऑल फॉर टुडे। ये हमारे टोटल 30 क्वेश्चंस हैं EVS के, यूपीटेट के। सो आई होप यू ऑल लाइक्ड इट एंड थैंक यू। एंड प्लीज़ लाइक एंड कमेंट प्लीज़ करिएगा, ज़रूर करिएगा कि आपको क्या क्या चीज़ें अच्छी लगी और इसमें क्या क्या इम्प्रूव मैं कर सकती हूँ। सो